हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चंस में आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और बायो के क्वेश्चन होते हैं। यह सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से लिया गया है और यह सेशंस MCQ के रूप में होता है और प्रत्येक रात 9 बजे हम लोग जुड़ते हैं। और एक सेशन आप लोगों के लिए आएगा 8 बजे सुबह आएगा। 2-4 रोज में वो भी आ जाएगा कि सुबह 8 बजे हम लोग आएंगे, जिसमें जीके के रिलेटेड 25 क्वेश्चंस को करेंगे। जीके जीएस होगा, करंट अफेयर्स 10 ठे होगा, 10 करंट अफेयर्स, 15 क्वेश्चन जीके जीएस से होगा, जिसमें स्टैटिक्स भी होगा और जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी लेवल्स के पूछे गए हैं, जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चन का संग्रह होगा और उसका डिस्कशंस होगा। तो उस सेशंस को जल्दी लेके आ रहे हैं, तो एक काम कीजिए कि जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग ताकि इस सेशंस को स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार शेयर भी कर दीजिए और जो लोग इस से जुड़ रहे हैं पहली बार, उसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट हो जाए, तब तक से वेट कर लिया जाए। 1 मिनट में सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से, उसके बाद सेशंस को स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से जुड़िए सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आपको बताना है। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन को बताइए कि इसका राइट आंसर्स क्या होगा। बताना है कि कौन सा SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है, सही रूप से उसका मिलान नहीं किया गया है। बताइए किसका है जो कि सही रूप से मिलान नहीं किया गया। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक जो कंडक्टेंस होता है उसका सीमेन। तो बताइए किसका सही नहीं है। आपको बताना है कि किसका सही नहीं है। बताइए। अगर बात कहा जाए, देखिए इसकी राइट आंसर्स की बात कहा जाए तो देखिए आवृत्ति का SI मात्रक यानी कि फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, सही है। प्रेशर यानी किताब का SI मात्रक भी पास्कल होता है, ये भी बात क्या है, सही है। और प्रेशर का एक और होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। अब बी की अगर बात कहा जाए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब कि जो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है वे होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। जबकि टेस्ला जो है यह चुंबकीय क्षेत्र का होता है। किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो आपसे पूछा है चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र के जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका SI मात्रक टेस्ला। जबकि चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक जो होता है वे होता है गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। और फिर एक और आता है, तो एक बार यहाँ क्लियर से लिख लेते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है कौन कौन से इसके SI मात्रक होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला और CGS मात्रक गॉस होता है। कितना होता है, गॉस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूछता है कभी कभी कि बताइए एक गॉस बराबर कितना होता है। तो एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। फिर होता है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। याद करने का टेंशन मत लीजिएगा, याद करा दे रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। और एक होता है चुंबकीय विद्युत वाहक बल।
चुंबकीय विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है। और एक होता है चुंबकीय घनत्व का, चुंबकीय घनत्व का, किसका? चुंबकीय घनत्व का। तो चुंबकीय घनत्व का होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये सारे के सारे क्या हैं कि कुछ चुंबकीय क्षेत्र के क्या है एसआई मात्रक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से जुड़े हैं। तो देखिए क्या हुआ, कहा कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला और सीजीएस मात्रक गॉस, जबकि फ्लक्स होता है वेबर। अब क्या होता है, हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब टेस्ला हो जाता है और कब गॉस होता है, कब वेबर हो जाता है। इन तीनों में क्या रहता है कि हम लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके लिए आप लोग जुगाड़ से याद रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र है मतलब कि आपको किसी दूसरे क्षेत्र में पिकनिक मनाने जाना होगा। जब आप किसी के दूसरे क्षेत्र में पिकनिक मनाने जाइएगा तो उसके लिए आपको चाहिए तसला और गैस। क्या चाहिए? तसला और गैस। मतलब कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो कहेंगे कि हमको क्या की आवश्यकता होगी, तो तसला चाहिए और उसके साथ साथ गैस भी चाहिए जिससे कि हम लोग भोजन बना सकें। तो आप लोग याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का अगर एसआई मात्रक पूछे तो कहेंगे कि टेस्ला, क्योंकि पहले चाहिए तसला उसके बाद क्या? गैस। तो कहेगा कि एसआई मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला और तसला के साथ चाहिए गैस। तो सीएनजी जैसे आता है ना, सीएनजी क्या होता है? गैस होता है। उसी प्रकार याद रख सकते हैं कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। और एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपको याद हो गया। जब चुंबकीय क्षेत्र का पता हो जाएगा कि इसी का मात्रक गॉस और टेस्ला होता है, तो क्या हम चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं पता कर लेंगे कि वेबर होगा? क्योंकि इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है। तो कहेंगे कि दूसरे के क्षेत्र में जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो उसके लिए हमको तसला और गैस चाहिए, जबकि फ्लक्स जो होता है उसके वेबर का मात्रक होता है। तो इसका हो जाएगा वेबर। अब रहा बात चुंबकीय विद्युत वाहक बल का, तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि विद्युत वाहक बल होता है ना, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, उसी प्रकार चुंबकीय विद्युत वाहक बल है। तो जब विद्युत लगता है तो चुंबकीय विद्युत है, तो विद्युत होगा तो क्या कहेंगे? एम्पियर टर्न होता है। क्या होता है? एम्पियर टर्न। जबकि चुंबकीय घनत्व कहता है तो वेबर प्रति मीटर होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसका होता है। अच्छा, यह तो चुंबक से रहा। एक क्वेश्चन और आपको ऑप्शंस में है विद्युत से जुड़ा हुआ, जो कि हमेशा फंसाता है, याद भी रख लीजिएगा, इसीलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक सबको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जबकि चलकता कहेगा क्या हो? चलकता कहता है तो चलकता का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम इनवर्स हो जाता है, ओम के पावर -1 हो जाता है। या इसको ओम ऐसे सूचित किया जाता है, तो इसको भी ओम को ऐसे सूचित करने के लिए कहा ओम इनवर्स कहेंगे। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, जबकि चलकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। और जो चलकता होता है ओम इनवर्स को ही, चलकता को ही, ओम इनवर्स को ही हम महो या साइमेन कहते हैं, साइमेन कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, चलकता कहेगा तो ओम इनवर्स, या इसी को महो या साइमेन कहा जाता है। चलकता का ओम, महो या साइमेन कहा जाता है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसी प्रकार एक और आता है प्रतिरोध के साथ, फिर आता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। आपसे कोई कहे कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर, फिर उसी प्रकार एक आता है विशिष्ट चलकता। क्या आता है? विशिष्ट चलकता। तो जब विशिष्ट चलकता हो जाता है तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है? महोमीटर।
क्या होता है, महो प्रति मीटर, या इसी को और क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता का SI मात्रक महो मीटर, या इसको और क्या लिख सकते हैं, तो साइमन मीटर। तो यह क्या थे, कुछ SI मात्रक थे जिसको कि याद रखना होता है, और कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। यह सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं, 4 इसमें और 4 उसमें, यह सारे के सारे जो होते हैं वे होते हैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। तो ये चारों के चारों जो हैं, जैसे प्रतिरोध कहे, प्रतिरोध का तो सबको पता है ओम होता है। चालकता कहेगा तो ओम इनवर्स, या इसी को महो या साइमन कहा जाता है। अब देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता बोलते थे, तो इसलिए यहाँ पे ओम था तो इसका जस्ट उल्टा हो गया तो ओम इनवर्स बोलते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध के जो होता है व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं, इसीलिए ओम मीटर है, यहाँ पे क्या हो गया, ओम प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपका क्वेश्चंस है, और ये सारे के सारे आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप लोगों ने देख लिया। अब यही आपसे पूछा था कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है बताइए इसका क्या होता है, साइमन होता है। तो यह विद्युत चालकता का SI मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे कि ओम इनवर्स कहिए, महो कहिए या साइमन कहिए, ये सारे के सारे क्या हैं, चालकता के हैं। जबकि विशिष्ट चालकता का कहता है तो कहेंगे कि ओम इनवर्स होता है। विशिष्ट चालकता का क्या होता है, तो ओम विशिष्ट चालकता क्या होता है, महो प्रति मीटर, साइमन प्रति मीटर, ये क्या होता है विशिष्ट चालकता का। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके क्वेश्चन थे पहले के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो, जब वस्तु एक समान रूप से गति कर रही हो, तो त्वरण मतलब कि गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा या परिवर्तनशील होगा। बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए दूसरा नंबर का। कि जब कोई वस्तु एक समान रूप से गति कर रहा होता है तो उसका त्वरण क्या होता है, बताइए। तो चलिए, अगर इसका आंसर की अगर बात कहा जाए, जब कोई वस्तु एक समान रूप से गति कर रही होती है तो इसका जो त्वरण होता है क्या होता है, तो आप सबों को पता है कि जब आप एक समान त्वरण से होंगे तब क्या होगा और एक समान त्वरण से नहीं होंगे तब क्या होगा। देखिए, आपको बोल रहा है कि गति से गति कर रहे हैं, मतलब जब कोई वस्तु एक समान रूप से गति कर रही हो तो इसका जो त्वरण होता है वह हो जाता है शून्य। उसका त्वरण क्या हो जाता है, उसका त्वरण हो जाता है शून्य। अब देखिए इसको कैसे कैसे कहिएगा शून्य हो जाता है, तो समझते हैं क्या होता है, समझते हैं। अगर आपका एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए और एक बिंदु है यहाँ पे बी, ठीक है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। आप क्या कर रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु पर आप जिस चाल से चल रहे हैं उसका चाल मान लेते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं। आप प्रारंभिक बिंदु पे आपका चाल जो था 5 मीटर प्रति सेकंड था, और जो आपका अंतिम बिंदु बी है और यहाँ पे आपका जो चाल है वो भी अभी 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर भी है। क्योंकि आपको बोला है कि जब आप समान वेग से चल रहे हैं, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु पर भी आपका वेग 5 मीटर पर सेकंड था और अंतिम बिंदु पर मतलब कि बी पर भी आपका वेग जो है 5 मीटर पर सेकंड ही हो, तो बताइए त्वरण क्या होगा। तो मान लीजिए कि त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाकर टी से भाग देते हैं। मान लीजिए कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में आपको कितना समय लगा है, टी समय लगा होगा। तो देखिए क्या आपको यहाँ से प्राप्त होगा, अंतिम में भी आपका चाल 5 मीटर पर सेकंड है और प्रारंभिक में भी आपका 5 मीटर पर सेकंड था और आपका समय कुछ भी हो सकता था, तो टी है। तो क्या 5 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा और 0 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0। तो ए आपका कितना प्राप्त हो गया, 0।
तो कहेंगे कि जब आप समान वेग से चल रहे हैं, क्या जब आप समान वेग से चल रहे हैं, या यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोई व्यक्ति एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होता है, तो इसका त्वरण हो जाता है शून्य। इसका त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और देखिए और इसमें घटना क्या बनता है, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं देखिए। यह तो था जब एक समान रूप से चल रहे थे तब। अब कभी कभी क्या कहता है ना कि आपका वेग समान हो तो त्वरण क्या होगा, मान शून्य होगा। क्या देखें कि वेग समान तो त्वरण शून्य। लेकिन कभी कभी कहता है कि वेग को समान रूप से बढ़ाया जाए, वेग समान रूप से बढ़े, समान रूप से क्या हो, बढ़े। मतलब समान रूप से कहने का मतलब, बढ़ने का मतलब क्या है, उसको भी समझ लेते हैं कि वेग समान रूप से बढ़े। मतलब कि बिंदु एक है ए और बिंदु है एक बी और एक बिंदु ले लेते हैं सी, ठीक है, और एक बिंदु और कर लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं कि यह बिंदु क्या है, डी है। आपका जो प्रारंभिक बिंदु पे आपका जो वेग था वे जो था कितना था, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से थे। कितने थे, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से थे। और यहां से बिंदु बी तक जब आए तो यहां से 5 सेकंड में, कितना, 5 सेकंड में आपने बिंदु बी तक आने तक आपका जो चाल हो गया वे हो गया 15 मीटर पर सेकंड। मतलब कि आपका ए बिंदु पर जो वेग था वे 10 मीटर पर सेकंड, जबकि बी बिंदु पर आपका 15 मीटर पर सेकंड था 5 समय में। वहीं आपका बिंदु बी से बिंदु सी तक आने में 5 सेकंड में, क्या 5 सेकंड में 15 से क्या हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। यही क्रिया आगे आपकी क्या हो रही है, 25 हो रही है 5 सेकंड में। देख रहे हैं क्या क्या बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी 5 बढ़ाए, इसमें भी 5 बढ़ाए और इसमें भी क्या 5 बढ़ाए। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि जब वेग समान रूप से बढ़ाते हैं, क्या देखिए समान रूप से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 5 इसमें भी बढ़ रहा था, 5 इसमें भी बढ़ रहा था, 5 इसमें बढ़ रहा था, क्योंकि आपका समय क्या है, समान है। तो 5 सेकंड यहाँ पर भी है, 5 सेकंड यहाँ पर भी, 5 सेकंड यहाँ पर भी। आपसे क्वेश्चन पूछा कि जब वेग समान रूप से बढ़ रहा हो, जब वेग समान रूप से बढ़ रहा हो तो बताइए कि आपका त्वरण कितना होगा। तो आपका त्वरण क्या होगा, आप खुद ही देख लीजिए कि अगर हम इस बिंदु का अगर त्वरण की बात कहें तो अंतिम वेग पर मेरा है 15 और प्रारंभिक वेग पर मेरा क्या है 10 है, और इसको आप 5 से भाग कर दीजिए तो कितना होगा 5/5। मतलब यहाँ से त्वरण हमको कितना मिल गया, ए और बी के बीच का त्वरण हमें कितना मिल गया, तो 1 मिल गया। उसी प्रकार हमें बी और सी के बीच का त्वरण की ज्ञात करना हो कि इनके बीच का त्वरण क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग में समय से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर भी 5 से 5 को भाग करिएगा तो यहाँ पर भी त्वरण कितना आया, 1 आया। वही क्रिया सी और डी के बीच भी करिएगा तो 25 में से 20 घटाइएगा तो ऊपर होगा 5 और 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। यानी कि यहाँ से निष्कर्ष यह निकलता है कि जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण समान होगा। क्या होगा, जब वेग समान रूप से बढ़ेगा, जब वेग को समान रूप से बढ़ाएंगे त्वरण समान होगा। जब वेग को समान रूप से वेग चले, यहाँ से 2 तरह से कंक्लूजिंग करके निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए, एक सेकेंड ऊपर चले आते हैं। देखिए तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जब वेग समान हो, जब वेग समान हो तो त्वरण क्या होगा। वेग समान हो त्वरण क्या होगा, मतलब कि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं, और त्वरण तो कहता ही है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। और ये आपके बोला कि वेग समान हो, जब वेग समान होगा तो कोई त्वरण नहीं होगा, जो कि आगे हम ऊपर आप लोग ने देखा। तो कहेंगे कि जब वेग समान होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, जब वेग समान रूप से बढ़ेगा, वेग समान रूप से बढ़ेगा, रूप से
बढ़ाया जाता है तो त्वरण जो होता है समान रहता है। इस बातों को आप इन दोनों बातों को, बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है और यह पॉइंट्स डायरेक्ट बनता है। तो पहले हम लोग इसको रटते थे, अब रटना नहीं है, समझ लिए, क्योंकि बेग समान बेग होने का मतलब कि u पर भी मेरा 5 था और v पर मेरे 5 था, तो 5 में से 5 घटा, क्या हुआ 0, और 0 को समय से भाग दीजिएगा तो 0 होगा। जबकि वेग समान रूप से बढ़ रहा था, मतलब कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 था और यहाँ पर 20 था, और यहाँ से यहाँ उन्हें 5 सेकेंड, यहाँ से 5 सेकेंड, यहाँ से 5 सेकेंड, तो इन अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से जब घटा है तो इसका त्वरण क्या हो गया, समान हो गया। तो यह इसका क्या होगा, याद रखेंगे, वेग समान त्वरण शून्य। और जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो कहेंगे कि वह क्या होगा, समान रहेगा, यानी कि समान रहता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आइए कि किस निकाय पर, मतलब किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने पर जो लगने वाला आवश्यक नियत बल होता है उसको क्या कहते हैं। मतलब कोई एक समान वृत्तीय गति से चला रहे हैं तो जो उस पर लगने वाला जो नियत बल होता है उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल या यांत्रिकी बल। बताइए क्या होगा। तीसरा का आंसर कीजिए कि किसी निकाय को जब आप समान वृत्तीय गति से चलाते हैं तो जो लगने वाला आवश्यक बल होता है उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या यांत्रिकी बल। आंसर कीजिए। आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्कशन तो होना ही है, भागिएगा मत डिस्कशंस को देखकर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जानदार है, इसीलिए इसका क्वेश्चंस का डिस्कशंस भी होना है, क्योंकि आपका क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन तो आना ही है, वही क्वेश्चंस उसका मॉडिफाइड करके आएगा, मतलब कि क्वेश्चन वही रहेंगे, आपका चेंज करके आता है। तो इसलिए एक बार आप लोग भागेंगे नहीं, सभी लोग क्या रहेंगे, अपनी मनोबल को बनाए रखेंगे और जुड़े रहेंगे, पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। चलिए, आपको पता है कि जब एक समान वृत्तीय गति से चलाने पर लगने वाला आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं, तो सबको पता है कि नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जबकि अपकेंद्रीय जो बल होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो आपसे यहाँ देखिए 3-4 बातें आपको यहाँ से ख्याल रखना होगा। समान वृत्तीय गति से चलने पर लगने वाला आवश्यक बल नियत रहता है। यहाँ पे आपको पहले तो यह समझना होगा कि समान वृत्तीय गति क्या होता है। पहले समान वृत्तीय गति, समान समझने से पहले आपको वृत्तीय गति आना चाहिए और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि समान वृत्तीय गति क्या होता है। तो देखिए, अगर समान वृत्तीय गति की अगर बात कहा जाए, समान वृत्तीय गति की अगर बात कहा जाए तो पहले वृत्तीय गति समझिए क्या है। तो कहा जाता है कि वृत्त के अंतर्गत, मतलब कि एक वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण या कोई द्रव्यमान गति कर रहा होगा। मान लीजिए कि कोई वृत्ताकार मार्ग है, उस पर कोई कण या द्रव्यमान गति कर रहा होगा, उसको कहेंगे कि वह वृत्तीय गति कर रहा है, मतलब कि वृत्त में गति वृत्तीय गति होगा। अब रहा बात की समान वृत्तीय गति, मतलब कि वह समान रूप से क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। तो कहता है कि अगर कोई पिंड समान रूप से वृत्तीय गति करेगा, जब कोई पिंड समान वृत्तीय गति करता है तो इसका परिणाम समान रहता है, इसका परिणाम जो होता है वह तो होता है समान। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर समान वृत्तीय गति से चलता है उसका परिमाण होता है समान, लेकिन इसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अगर यह एक पिंड है, मान लेते हैं कि यह एक पिंड है, तो जो यह चलेगा इसका परिणाम तो समान रहता है, लेकिन इसका दिशा, क्योंकि दिशा अभी इधर हो रहा है, कुछ समय के बाद इसका दिशा किधर हो गया, इधर हो गया, कुछ समय के बाद इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि समान वृत्तीय गति होने पर जो नियत रहता है वह परिणाम नियत रहता है, जबकि इसके दिशा में बदलाव आ जाता है। अब जब समान वृत्तीय गति से चलिएगा तो दिशा बदल जाता है, दिशा में बदलाव आ जाता है।
परिणाम समान रहता है लेकिन दिशा में बदलाव आ जाता है, और जब दिशा में बदलाव आ जाता है तो दिशा में बदलाव के कारण इसका वेग भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। समान वृत्तीय गति पर कहेगा कि समान रूप से कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका परिणाम समान होता है, लेकिन उसके दिशा में बदलाव के कारण, क्योंकि उसका दिशा बदल जाता है, दिशा में बदलाव के कारण उसके वेग में बदलाव आ जाते हैं। दिशा में बदलाव के कारण उसके वेग में बदलाव आ जाते हैं। और आप सबों को पता है कि जब किसी के वेग में बदलाव आता है, यानी कि वेग में परिवर्तन होता है, तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान में होगी, ध्यान से सुनिएगा फिर से, कि अगर कहेगा कि समान वृत्तीय पथ पे चल रहे हैं तो आपके दिशा, मतलब कि समान वृत्तीय गति पे चलने पर अगर कोई पिंड एक समान चाल से चल रहा है या गति कर रही है तो उसका परिणाम तो समान रहता है, लेकिन उसके दिशा बदलने के कारण, क्योंकि उसका दिशा क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आपको यहाँ पे दिशा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब यह दिशा बदल जाएगा तो दिशा बदलने के कारण इसके वेग में बदलाव आ जाएंगे। जब यह वेग में बदलाव आएगा तो इस पे एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और आपको पता है कि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इसके साथ त्वरण भी उत्पन्न हो जाए तो वह एक बल कार्य करने लगता है, क्योंकि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही तो बल कहते हैं। तो इस पे एक बल कार्य करने लगता है, और जिस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिए क्या है, फिर से समझिए। कहेगा कि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, मान लीजिए इस वाले को उठा लीजिए, क्या है, यह m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। यह वृत्ताकार पथ पे क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, मतलब कि इसमें कैसी गति है, वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जब वृत्ताकार पथ पे चलता है तो इसका दिशा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हर जगह गोलाकार है तो यहाँ पे इधर, क्योंकि कण सीधी रेखा में गमन करना चाहेगा तो यह इधर है, लेकिन मुड़ना पड़ रहा है किधर, इधर। यहाँ पे जाना होता है सीधे, लेकिन मुड़ना पड़ रहा है इधर, मतलब कि इसका दिशा में बदलाव हो जाता है। जब आप एक समान रूप से वृत्तीय गति पर चलते हैं तो आपके दिशा में परिवर्तन होता है, और दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन आ जाता है। दिशा में बदलाव के कारण वेग में परिवर्तन आता है, और वेग में बदलाव के कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो वह एक बल कार्य करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसीलिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है Fc, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv²/r। mv²/r जो होता है वे होता अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहा कि आप m द्रव्यमान की कोई वस्तु को v वेग के साथ उसकी त्रिज्या से, जैसे कि यह क्या है, f है, यहां से आपका एक त्रिज्या मिल गया r, क्या मिला आपको, इसके केंद्र से यहां से बीच की त्रिज्या कितनी हो गई, r हो गई, और m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेग से चल रहा है, तो जो Fc होगा, मतलब कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है वह तो इन दोनों के गुणनफल, मतलब mv और बटे में क्या होता है, r², सॉरी mv और v²/r होता है। तो आपसे पूछा कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो mv²/r जो होता है अभिकेंद्रीय बल होता है। और यह पूछता है किधर इसका बल लगता है, तो वह केंद्र की ओर बल लगता है। तो कुछ पॉइंट होते हैं जो कि याद रखना होता है, उसको एक बार लिख देते हैं ताकि आप सबों को ध्यान में रहे। डिस्कशन से भागिएगा मत, आप सबों को आने वाला क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं, अन्यथा हम भी टिक मार्क करके जा सकते थे। देखिए, एक समान वृत्तीय गति होने पर क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है। एक समान वृत्तीय गति होने पर, एक समान वृत्तीय गति होने पर बदलता है, क्या बदलता है, तो जब एक समान रूप से वृत्तीय गति होगा तो बदल जाता है कौन कौन से, जैसे कि वेग बदल जाता है, त्वरण बदल जाता है, बल बदल जाता है, संवेग बदल जाते हैं,
ये सारे के सारे क्या होता है कि जब आप एक समान वृत्तीय गति से चलते हैं तो वेग, त्वरण, बल और संवेग में बदलता है, जबकि नहीं जो बदलता है वे होता है इसकी चाल और गतिज ऊर्जा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब आप एक समान वृत्तीय गति से चल रहे हैं तो क्या बदल जाता है, तो कहेंगे कि वेग, त्वरण, बल और संवेग बदल जाता है, जबकि नहीं बदलता है वह चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके इससे क्वेश्चन थे। और यह जो अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स, जबकि अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश भी फंसाता है, तो इसके लिए हम लोग ध्यान में रखते, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, तो पिटल वाला जो होगा, जो प वाला होता है वह प में नहीं होता है, उसको अभिकेंद्रीय में कहते हैं। जबकि सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल प इसमें नहीं आ रहा है, मतलब कि अपकेंद्रीय वाला में होता है। यानी कहते हैं कि प वाला में प नहीं होता है, मतलब कि मतलब कि जो प वाला है वह अभिकेंद्रीय बल होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय बल होता है। तो ये सारे के सार आपको क्या रखना है, याद रखना है। आप लोग एक बार इसको रिकॉल करके देख लीजिएगा, अन्यथा कहिएगा कि ज़्यादा बड़ा डिस्कशन हो रहा है। आते अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसीलिए डिस्कशन होना लाजमी है कि कौन सा एक कमजोर बल है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है, गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान या लघु रेंज। बताइए क्या होगा, कौन सा एक कमजोर बल है, बताइए कि कौन सा एक कमजोर बल है, गति बल, द्रव्यमान बल, गुरुत्वाकर्षण बल या लघु रेंज बल। चलिए, अगर चौथे नंबर की आंसर की अगर बात कहा जाए कि कौन सा कमजोर बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सबसे कमजोर बल होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ आभासी बल हैं, आभासी बल होते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद होता है दुर्बल नाभिकीय बल, फिर होता है विद्युत चुंबकीय बल, और अगला होता है नाभिकीय बल। ये सारे के सारे जो है प्रकृति में आभासी रूप से पाए जाने वाले बल होते हैं, जो कि आभासी रूप से दिखाई नहीं देता है, मतलब कि यह आभास किया जाता है इस बल को। और सबसे कमजोर कोई आभासी बल है तो वे होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे मजबूत बल जो होता है आभासी बल में वो होता है नाभिकीय बल। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस बनता है कि बताइए, तो ये डायरेक्ट पूछा कि सबसे कमजोर बल होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे मजबूत कह देगा, सबसे अगर मजबूत पूछता तो कहते कि वह होता है नाभिकीय बल। क्या होता है? नाभिकीय बल होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगले नंबर की ओर आते हैं। 5, दाब को बताइए कि दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, यानी कि m और a के गुणनफल को, या भार प्रति आयतन के कहते हैं, या द्रव्यमान प्रति आयतन, या प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। 5 का आंसर कीजिए क्या होगा। दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, भार और प्रति इकाई आयतन के, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के, या प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के। तो चलिए, इसका आंसर होगा प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है कि दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल होता है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है। और प्रणोद कहा जाता है कि किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही प्रणोद बल कहा जाता है। तो किसी सतह के लंबवत लगने वाले जो बल होते हैं उसको प्रणोद बल कहते हैं, और बल बटे क्षेत्रफल जो होता है वे दाब का मात्रक होता है। जबकि m और त्वरण a है, तो यह तो है बल, क्योंकि a बराबर ma हो जाएगा, तो यह क्या है, यह तो बल का सूत्र है, जबकि आपका पूछा था दाब का, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन सा समूह
में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है। आपको बताना है कौन है जो कि समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मा को रोकेगा। रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क, चांदी, तांबा, सोना, लोहा। बताइए क्या होगा। 6 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से। सभी लोग 6 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से कि 6 नंबर क्या होगा। छह नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से सभी लोग। चलिए, अगर आंसर की अगर बात कहा जाए तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर का देखिए क्या होगा। आपको पता है कि इसमें तांबा दिखाई रहा है जो कि ऊष्मा को ले जाता है, और इसमें चांदी, तांबा, सोना, लोहा दिखाई दे रहा है। सारे के सारे जो हैं ऊष्मा को ले जाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बेकेलाइट है, शुष्क हवा है, कागज है, एबोनाइट है, फिर इसमें एल्यूमिनियम दे दिया, ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन होगा वे हो जाएगा 20। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़, ये सारे के सारे क्या हैं, ऊष्मारोधी हैं, इसलिए राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगले आते हैं, जल के वाष्पीकरण होता है। जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर, क्वथनांक बिंदु पर, या समस्त तापमानों पे होता है। तो 7वां का आंसर कीजिए सभी लोग। 7 का क्या होगा। 7 नंबर का क्या होगा, आंसर कीजिए। 7 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए, अगर 7 के आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो वाष्पीकरण होता है वह सभी के सभी तापमानों पे होता है। यानी कि आपका जो वाष्पीकरण होता है वह तापमान के प्रत्येक सतह पे होता है। मतलब कि प्रत्येक तापमान पे वह क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो कहेगा कि वाष्पीकरण का होता है तो समस्त तापमानों पर जो होता है उसका वाष्पीकरण होता है। फिर आपसे कभी कभार पूछता है कि वाष्पीकरण के प्रभावित होने वाले कुछ कारक बताइए। तो जैसे कि वाष्पीकरण का दर कब तेज होगा, तो जब शुष्क हवा होगी, हवा शुष्क होगी, तापमान अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या होता है, वाष्पीकरण का दर पूछता है कि दर अधिक कब होता है और कम कब होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वाष्पीकरण का दर अधिक कब होता है, जब क्या हो, तापमान अधिक हो। क्या हो, तापमान अधिक हो, शुष्क हवा बह रही हो। शुष्क हवा कहने का मतलब कि उसमें नमी की मात्रा क्या हो, कम हो, नमी नहीं हो। सतह का क्षेत्रफल अधिक हो, सतह का क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अधिक दर होंगे। जबकि तापमान कम होगा, कम हो जाएगा। हवा में शुष्क नहीं होगी, हवा में आर्द्रता होगी, उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा होगी, खुद ही जल उसमें सोखा होगा, तो फिर वाष्पित करके कहाँ ले जाएगा। और क्षेत्रफल कम कर देंगे तब पर भी वाष्पीकरण का दर कम हो जाता है। तो ये सारे के क्वेश्चन क्या थे, आंसर थे। संपीड़न के निर्माण में उस स्थान पर होता है जहाँ वायु का दबाव शून्य होता है, कम होता है, अनंत होता है या उच्च होता है। बताइए कि जब संपीड़न होता है वहाँ पे हवा का दबाव शून्य होता है, कम होता है, उच्च होता है या अनंत होता है। आंसर कीजिए 8 नंबर का। चलिए, अगर संपीड़न की अगर बात कहा जाए तो संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायु का दबाव क्या होता है, उच्च होता है। क्योंकि हमको पता है कि ध्वनि में विरलन और संपीड़न चलता है जब यह ध्वनि है, क्या है, यह ध्वनि है, किसी लाउड स्पीकर से क्या हो रहा है, ध्वनि बज रहा है मल्टी सिस्टम से। तो जहाँ पे आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि यह क्या है, पास पास है, और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा इनके बीच गैप क्या है, अधिक है। तो जहाँ पर इनका गैप अधिक होगा इनको बोलते हैं विरलन, और जहाँ पर यह पास पास है इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलता है। तो कहेंगे कि जहाँ पर हवा की वायु की दबाव निम्न होगी उसको विरलन कहते हैं, और जहाँ पर वायु की दबाव उच्च होती है उसको संपीड़न कहते हैं। वहीं यह क्या थे, अनुदैर्ध्य तरंग के यानी ध्वनि के गुण थे। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर वाला जो होता है उसको शीर्ष, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको गर्त कहते हैं। तो आपसे यही पूछा था कि बताइए कि हवा की दबाव जहाँ उच्च होता है, मतलब कि जहाँ
संपीड़न का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ पर वायु का दबाव उच्च होता है, कम होगा तो वहाँ पे विरलन का निर्माण होगा। वहाँ पे किसका निर्माण होगा? तो विरलन का निर्माण होगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा एक गंधीय सूचक है। आपको बताना है कि कौन सा एक आपको गंधीय सूचक है जो कि बता देगा कि गंध के सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्योंकि कल के क्लासों में हमने बताया था, आपको 3 सूचक बताए थे। एक होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और एक होता है गंधीय सूचक, जिससे कि अम्लीयता और क्षारीयता का बोध करा रहे थे। तो बताइए इसका कौन सा था जो कि गंधीय सूचक है, जिसको कि गंध के रूप में प्रयोग किया जाता है। गंधीय सूचक के रूप में किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो चलिए अगर इसका आंसर की अगर बात कहा जाए कि कौन सा एक गंधीय सूचक है, तो वह होता है लौंग। लौंग का उपयोग हम गंधीय सूचक के रूप में करते हैं। जबकि प्राकृतिक सूचक के रूप में किसका किसका प्रयोग कर रहे थे? तो लिटमस का कर रहे थे, उसके बाद लाल पात गोभी का कर रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे? लिटमस, लाल पात गोभी, हल्दी और 2 फूल का, एक हाइड्रोजिनिया का फूल और एक होता है पेटूनिया का फूल। ये सारे के सारे क्या थे? प्राकृतिक सूचक थे। जबकि कृत्रिम सूचक में क्या थे? देख लेते हैं। देखिए यहीं पे दिखा देते हैं आपको फिर से वही वाला कल वाला। ये बहुत वीवीआई एक क्वेश्चन बना है हमेशा। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, यह 5 के 5 से क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है प्राकृतिक सूचक से भी बने हैं। तो देखिए यह प्राकृतिक सूचक जो था, प्राकृतिक सूचक में लिटमस, लाल पात गोभी, हल्दी और हाइड्रोजिनिया का फूल। जबकि कृत्रिम में फॉलोफेलिथिन मतलब कि फिनोफाइलेथिन, मिथेल ऑरेंज और गंध सूचक के रूप में प्याज का रस, वेनिला का, लौंग का। तो आपसे यही पूछा कि किसको गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो लौंग का प्रयोग करते हैं। और इसको याद रखने के लिए सिंपली आप याद रखिए, गंधीय सूचक में जो गंध सूचक होता है आपको यहाँ पे दिखाई देगा गंध सूचक में कि यह तीक्ष्ण गंध होता है, यह सामान्य गंध पे रहता है और यह समान मतलब ये भी समान गंध में रहता है। यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पर भी कोई नहीं रहता, यहाँ पर भी कोई नहीं रहता। मतलब कि आपको गंध सूचक के रूप में 3 प्याज का रस ले लीजिए या वेनिला का या लौंग का तेल ले लीजिए, ये सारे के सारे गंध सूचक हैं। और कहेंगे कि गंध सूचक में अम्ल को डालते हैं, जब गंध सूचक कोई है अम्ल डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं रहता है। मतलब कि वह जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। मतलब कि प्याज की तीक्ष्णता का गुण है तो वह तीक्ष्णता ही रहेगा, और वेनिला में जो समान गंध रहती है वही रहेगा, और जो लौंग होता है वह भी अपने समान स्थिति में रहेगा। जबकि आप उसके क्षार, जब उसमें आप क्षार डाल देंगे तो उसका जो सामान्य रूप रहता है बिगड़ जाता है। मतलब तीक्ष्णता था उसके गंध में, उसका गंध खत्म हो गया। वह समान रूप से गंध दे रहा था लेकिन क्षार डालने पर कोई गंध नहीं देगा, बर्बाद कर दिया। लौंग में भी कोई गंध नहीं निकल के आएगा, मतलब कि जो उसका गंध था वो भी समाप्त हो जाएगा। कहेंगे कि जो गंधीय सूचक होता है क्षार डालने पर उसका गंध को खत्म कर देता है, जबकि अम्लीयता जैसा को तैसा रखता है। मतलब कि तीक्ष्णता है तो तीक्ष्णता रहता है, समान गंध है तो समान गंध रहता है। तो यह थे गंधीय सूचक। लिटमस में जो प्राकृतिक सूचक थे उसमें क्या हो रहा था, तो अम्ल का 3 ही केस होता है। अम्ल में 3 हो सकता है, या तो लाल हो सकता है, अम्ल 3 ही चीज कर सकता है, कि तो लाल कर सकता है या कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई परिवर्तन करने का मतलब कि जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, या नीला कर सकता है। लाल किस किस केस में कर रहा था, तो लिटमस के केस में और लाल पात गोभी के केस में और मिथेल ऑरेंज के केस में। लाल 3 केस में, लिटमस के केस में और कौन, लिटमस के केस में लाल, लाल पात गोभी में लाल, और जो एक था कौन, मिथेल ऑरेंज जो था उसमें लाल कर रहा था। कोई परिवर्तन करने वाला में कौन नहीं था, तो कोई परिवर्तन नहीं करने वाला में हल्दी था, जो कि अम्ल से परिवर्तन नहीं होता है। और नीला करने वाले में जो हमारे फूल थे, हाइड्रोजिनिया के फूल और जो पेटूनिया के फूल थे, वो अम्ल को नीला करते हैं। और इसमें क्या थे, नीला, हरा और गुलाबी, ये काल को समझा दिए थे। तो आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिए ताकि इससे क्वेश्चंस बने तो अगले बार में आप लोग बना सकते हैं।
आज सभी के क्वेश्चंस का डिस्कस, ऐसा क्वेश्चन शामिल हो गया है कि सभी को डिस्कस करना बनता है, इसलिए आज कोई नहीं भागेगा। थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी हो जाता है तो कोई नहीं भागेगा, देख के ही जाएगा। बताइए कि न्यूलैंड के मान की प्राकृतिक में केवल कितने थे? जब न्यूलैंड साहब थे तो उसमें प्राकृतिक में केवल कितने तत्व मौजूद थे? मतलब कि न्यूलैंड ने कितने तत्वों को सजाया था जब वह थे? तो बताइए, न्यूलैंड साहब जब तत्वों के वर्गीकरण कर रहे थे तब कितने तत्वों को उन्होंने सजाया था, इसको भी बताइएगा। तो भागिएगा नहीं, भाग जाइएगा तो फिर कल से डिस्कशन, क्योंकि आज क्वेश्चन ऐसा शामिल है कि जिसमें डिस्कशन सभी का डिस्कशन करने लायक है, इसलिए डिस्कशन होता, अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, टिक मार करके निकल जाते। तो बताइए कि न्यूलैंड में ने मानक, मतलब कि न्यूलैंड ने माना कि प्राकृतिक में केवल कितने तत्व मौजूद हैं? बताइए। तो न्यूलैंड के समय जो थे वह कितने थे? तो न्यूलैंड के समय खुद ही देख लीजिए कितना होता है। तो न्यूलैंड के समय कितने थे? तो 8 7 56। कितने थे? 8 7 56, यानी कि 8 से 7 में गुणा कर देंगे। जबकि 63 किस में था? तो मेंडलीफ में था। जो मेंडलीफ साहब थे उन्होंने एक 9वां वर्ग भी खोज हो गया था और प्रत्येक में 7 रखे थे, तो उनमें कितना था? 63 था। न्यूलैंड में 8 7 56 और मेंडलीफ में 9 7 63। एक होता है 56, एक होता है 63। तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, तो उन्होंने 8 7 56, जबकि मेंडलीफ ने 8 के साथ एक वर्गीकरण और अक्रियता की जो खोज हो गया था, तो वह अक्रिय खोज हो गया था, तो इसलिए कहेंगे कि 9 7 63। अच्छा, न्यूलैंड का जेन्युइन कंटेंट क्या है और कैसे इन्होंने सजाया था उसको भी देख लेते हैं, और इनका पीरियोडिक टेबल क्या है। देखिए, ये है न्यूलैंड साहब, यह क्या है? न्यूलैंड साहब है, और इन्होंने कुछ, इनका पीरियोडिक टेबल यही है। यह जो थे इतने ही तत्वों को क्या किए थे? अपने समय में सजाए थे न्यूलैंड साहब ने। यह जो था 56 तत्वों के, गिनिए कैसे? तो देखिए ऐसे गिनिएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि इस कॉलम में कितने हो गए? तो 8। और इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ऐसे हैं 7 और ऐसे हैं 8, तो कितने हो गए? 7 8 56। तो आपसे पूछे कि न्यूलैंड साहब ने कितने तत्व, जब न्यूलैंड साहब के ने कहा कि प्रकृति में कितने तत्व थे, तो उन्होंने कहा कि 56 तत्वों को उन्होंने सजाया था और 56 तत्व रखे थे। न्यूलैंड की अगर बात कहा जाए तो न्यूलैंड जो थे यह अंग्रेज थे, यह क्या थे? एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। जो इतने भी आपको यह दिखाई दे रहा होगा, यह कैसे है? तो परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे, परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे। ठीक है। अब क्या होता है ना कि, और पूछता है कि बताइए कि इनका क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम में क्या था? तो न्यूलैंड साहब ने कहा कि जो इनका पहला तत्व का जो गुण होता है, ठीक है, पहले तत्व का गुण, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8वें तत्व के गुण के समान होता है। माने इन्होंने कहा, न्यूलैंड के अष्टक नियम में कहा कि यदि उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व को प्रारंभ करने पर जो उसके 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं, यह उनका क्या था? न्यूलैंड के अष्टक नियम का था। मतलब कि पहले तत्वों का गुण उनके 8वें तत्व के गुण के क्या होते हैं? समान होते हैं। ये उनका क्या था? नियम था। जबकि न्यूलैंड का नियम एक ही पूछता है, सिर्फ न्यूलैंड से नियम से सिर्फ एक पूछता है कि यह किसका नियम है कि प्रत्येक जो प्रथम तत्व 8वें तत्वों के समान होगा उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम। लेकिन इनका दोष से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी दोष क्या है। तो पहला तो इन्होंने 56 तत्वों को, इन्होंने पहला पॉइंट बना कि इन्होंने 56 तत्वों को सजाया था, इनके समय 56 तत्वों को सजाया गया था। और यह जो है न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, यह सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था, कि मतलब कि जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो अब पूछता है दोस्त में कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम का दोष कौन कौन से है? तो इनका अष्टक नियम में जो हल्के तत्व कैल्शियम तक ही लागू होता है, भारी तत्वों पे लागू नहीं होता है।
तो यह जो थे न्यूलैंड के अष्टक नियम जो था यह कैल्शियम तक ही लागू होता। यह बात बहुत बार पूछा, इसको याद रखिएगा। पूछता है कि कैल्शियम किनके अनुसार, मतलब किनका नियम है कि जो हल्का तत्व कैल्शियम तक ही लागू होता है, तो हम कहेंगे कि जो कैल्शियम तत्व होता है वह कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो न्यूलैंड का पहला दोष था कि यह नियम जो था वह सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था कि प्रथम तत्व आठवें के द्रव्यमान के समान होता है, यह कैल्शियम तक ही लागू होता था। यह इनका पहला दोष था। दूसरा दोष इनका क्या था कि कैल्शियम तक ही लागू होता है और इनके समय 56 तत्व थे। आगे चलकर भारी तत्वों का भी आचरण हो गया, आगे चल के भारी तत्वों का भी आचरण हुआ जो कि इनके गुणों को क्या कर रहे थे, फेल कर रहे थे। फिर क्या किया इन्होंने कि कुछ तत्वों को ऐसे सजा दिए जिनका, जैसे में आपको कोबाल्ट दिखाई दे रहा होगा कि कोबाल्ट और निकेल को दोनों को एक साथ रख रहे थे। क्या कर रहे थे कि कोबाल्ट और निकेल को और फ्लोरीन और क्लोरीन को दिखाई दे रहा होगा कहीं। फ्लोरीन और क्लोरीन कहाँ है, देखिए कहीं दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड, देखिए कहाँ फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, एक सेकेंड। कि न्यूलैंड के अनुसार कहा कि इन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए कोबाल्ट और निकेल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखे गए। जो फ्लोरीन और क्लोरीन है उनके साथ क्या रख दिए गए। जैसे कि यह जो कोबाल्ट है इनको किनके साथ, तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन है इनके साथ अटैच करके रख दिया गया। जबकि आपको पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन का गुण जो होता है कोबाल्ट और निकेल से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा है कि बताइए कि न्यूलैंड का नियम, पहले 3 बातों को याद रखिए। न्यूलैंड का नियम कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड के समय 56 तत्वों के थे और इनका दोष था फिर था कि फ्लोरीन और क्लोरीन को, जो किस तत्वों को पूछता है कि कौन सा तत्व जो है उनको फ्लोरीन और क्लोरीन वाले वर्गों में रख दिया है, तो कोबाल्ट और निकेल को जो है फ्लोरीन और क्लोरीन वाले के वर्गों में यानी कि आवर्त में सजा दिया गया। जबकि इनका गुण और इनका गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये इनकी क्या थी, कुछ दोष थे। और कहा गया कि जब, क्योंकि आपको पता है कि Fe का गुण, Fe का जो गुण होता है कोबाल्ट के निकेल के जैसा होता है और Fe को क्या किया गया, अलग करके रखा गया था। तो इनके क्या थे, कुछ दोष थे। आपको जब भी न्यूलैंड पढ़िए तो न्यूलैंड साहब का आप दोष याद रखिए, क्योंकि न्यूलैंड साहब के दोष से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनका आप दोष ही याद रखिए। इनके दोष क्या थे कि यह कैल्शियम तक लागू होता है और कोबाल्ट और निकेल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा गया है। जबकि कोबाल्ट और निकेल का गुण वह Fe लोहे की तरह होता है और लोहा को क्या कर दिया गया, अलग रख दिया गया है। और इनका था कि प्रथम तत्व 8वें तत्व के गुण के समान होता है, जबकि अक्रियता के हो जाने के बाद इनका प्रथम तत्व 9वें तत्व के बराबर हो जा रहा था। इसलिए ये सारे के सारे क्या थे, दोष थे। तो आपसे पूछा था कि न्यूलैंड के मानक प्रकृति में केवल कितने तत्व थे, तो उस समय तक इनमें कुल 56 तत्व थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब वह कितने तत्वों को ज्ञात किए थे। अब मेंडलीव को बताना है कि मेंडलीव ने जब ज्ञात किया था तो कितने तत्व थे। तो अभी बताए हैं, आंसर कीजिए जल्दी से 11 नंबर का। चलिए, अगर आंसर की अगर बात कहा जाए तो मेंडलीव ने अपना काम सब शुरू किया तब कितने तत्व मौजूद थे, तो उस समय तक 63 तत्व मौजूद थे। क्योंकि उनके समय एक अक्रियता का भी खोज हो गया था। तो कहेंगे कि पहले तो 8 थे, तो 7 8 56 हो रहा था, अब क्या हो गए 9 हो गया। तो कहेंगे कि 7 9 63, मतलब कि इनके समय 63 तत्व थे। कितने तत्व थे, 63 तत्व ज्ञात थे। तो यह थे मेंडलीव। और मेंडलीव को, अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को दिखाना चाहें तो दिखा देते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखिए, यह क्या है, इनके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल है। तो कभी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का भी चर्चा कर देंगे। तो यह क्या था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल था और इसमें कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। आगे और बढ़ते हैं। पानी में H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आपको पानी का आणविक द्रव्यमान बताना है, कितना होगा, जल्दी से आंसर कीजिए इसका।
क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, सबका डिस्कस तो है, बहुत डिस्कशंस है, तो डिस्कशन थोड़ा छोटा करते चलते हैं। चलिए, पानी के H2O के अपेक्षित द्रव्यमान तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन इसमें 2 है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान कितना, 8 दूना के 16, तो 16 कर देंगे, तो 16 2 18 और 18 यू क्या हो गए, इनके आणविक द्रव्यमान हो जाएंगे। अगले कर, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार कैसा होता है, सीधा होता है, वक्राकार होता है, वृत्ताकार होता है, वर्गाकार होता है। आंसर कीजिए जल्दी से कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार होता है, कैसा होता है बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार कैसा होता है, तो आंसर कीजिए जल्दी से। तो अगर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ के आकार की अगर बात कहा जाए तो वह आकार होता है वक्राकार। कैसा होता है, वक्राकार होता है। देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उनका आकार जो होता है वक्राकार होता है, और ये आपके क्या है, ते आपके केंद्र में है, यह है प्रोटॉन और यह क्या है न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके बाहरी पथ पे क्या होते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आकार कैसा होता है, तो उनका आकार होता है वक्राकार। तो आपसे वक्र मुख्यतः यही रखना है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका आकार कैसा होता है, वक्राकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर, कि किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। आपको बताना है कि किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। बताइए, कार्बन में 0. इतना मतलब कि 0.22 परमाणु के, CO2 के 0.22 परमाणु के, 1 ग्राम लोहे का, NH3 1 मोल का। 14 का आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए 14 का, कि 14 का आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए सभी लोग। 14 का आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए, अगर 14 नंबर की आंसर की बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा अमोनिया। जो होगा अमोनिया का जो होता है, अमोनिया के द्रव्यमान सबसे अधिक होंगे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसके अणु के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आपको बताना है द्रव के, गैस के, प्लाज्मा के या ठोस के। आंसर कीजिए जल्दी से कि किनके बीच का जो होता है अधिक होता है, किनके बीच के अणु का आकर्षण बल अधिक होता है। 15 का आंसर कीजिए सभी लोग, किसके अणु के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है, तो कहेंगे कि ठोस के बीच का अणु का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि यह जो होता है एक दूसरे को, जो सॉलिड होता है एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और एक दूसरे को बांधे रखते हैं। इन दोनों के बीच क्या होता है, गैपिंग भी कम होता है, और एक दूसरे के बीच अंतर आकर्षण बल क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल के साथ बंधे होते हैं। जबकि इनके बीच क्या होता है, अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए क्योंकि इनके बीच दूरी कम, आकर्षण अधिक हो जाएगा। इनके बीच दूरी गैप अधिक होता है, इसलिए उसके बाद तो सबसे अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल किस में होता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, असंतृप्त कार्बन यौगिक में अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला देता है, कैसा। ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, कैसे, पीली रोशनी के साथ, लाल रोशनी के साथ, नीली या कत्थई। तो 16 का आंसर कीजिए सभी लोग, कैसे जलते हैं बताइए जल्दी से, कैसे लौ के साथ जलते हैं, पीली, नीली, लाल या कत्थई। तो चलिए, अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो जो होंगे वे होते हैं पीली, जो होता है पीली ज्वाला के साथ ऑक्सीजन में जलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बताइए 17 नंबर क्या होगा, कि एंथोनोइक एसिड का सामान्य रूप क्या है, एसिटिक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड, प्रोपेनाइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। बताइए क्या होगा। चलिए, अगर 17 नंबर की अगर बात कहा जाए तो एंथोनोइक एसिड को सामान्य रूप से हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सामान्य रूप से एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एक संयोजी उत्तक है, बताइए कि कौन सा एक संयोजी उत्तक है। आपको बताना है
कि कौन सा एक संयोजी उत्तक है? आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा एक संयोजी उत्तक है? बताइए जल्दी से। चलिए, अगर आपसे पूछा है कि कौन सा एक संयोजी उत्तक है तो आपको पता है कि हड्डी जो है एक संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? हड्डी एक संयोजी उत्तक होता है। तो जंतु में उत्तक के प्रकार देख लेते हैं कि जंतु में कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं। देखिए, जंतु उत्तक की अगर बात कहा जाए तो जंतु उत्तक में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला होता है उपोक्कल उत्तक, दूसरा होता है संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। कौन कौन? उपोक्कल उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ये क्या है? यह 4 जो होते हैं आपके उत्तक होते हैं। तो कहेगा कि जंतु में कौन कौन से, क्योंकि उत्तक से भी बहुत क्वेश्चन बना है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना है, इसलिए इसको शामिल किया गया है डिस्कशन। देखिए, डिस्कशन उसी का शामिल कर रहे हैं जिसका कि आपको हमेशा फंसाता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, उसका डिस्कशन लाया जाता है ताकि आपको भी आने वाले दिनों में फायदा हो सके। तो देखिए, आपसे अगर कोई पूछता है कि जंतु उत्तक के कितने प्रकार होते हैं तो कहेंगे कि जंतु उत्तक 4 प्रकार के। कौन कौन? उपोक्कल उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब क्या होता है कि एपिथेलियम उपोक्कल उत्तक जो होता है, उपोक्कल उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। साल्की या साल्कब एपिथेलियम उत्तक, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक, घनाकार एपिथेलियम उत्तक और रोमकस पछाबी एपिथेलियम उत्तक। ये सारे के सारे क्या थे? एपिथेलियम उत्तक के प्रकार थे। और उपोक्कल उत्तक, आपको जितने भी उत्तक थे, साल्की, स्तंभाकार, घनाकार, स्क्वैमस, ये सारे के सारे उत्तक एक बार वीडियो में दिखा चुके हैं। संयोजी उत्तक से क्वेश्चन कहा जाए तो संयोजी उत्तक को 3 भागों में बांट दिया जाता है। संयोजी उत्तक को 3 भागों में, वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक और तरल उत्तक। कौन कौन? वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक, तरल उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। एरियोल, वसा संयोजी, श्वेत तंतु, टेंडन और लिगामेंट्स। ये क्या है? वास्तविक उत्तक है। जबकि कंकाल को 2 में, अस्थि और उपास्थि में बांटते हैं। जबकि तरल उत्तक में कौन आता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। ये सारे के सारे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? सहसंयोजी उत्तक हैं। तो आपसे इसी में ऑप्शन था कि जो हड्डी है, क्योंकि अस्थि जो होता है, हड्डी अस्थि में कंकाल में ही आता है, तो आपसे पूछा था कि हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक में जितने भी आपके ब्लड हैं, लाल रक्त कण हैं, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? संयोजी उत्तक है। एरियोल होगा, वासा उत्तक जो होता है, या श्वेत उत्तक, टेंडन, लिगामेंटस, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके संयोजी उत्तक के प्रकार होते हैं। तो ये आपके संयोजी उत्तक हैं। जबकि पेशीय उत्तक की अगर बात कहा जाए तो पेशीय उत्तक 3 प्रकार से, अरेखित पेशी, रेखित पेशी, हृदय मांसपेशी। अनैच्छिक रूप से जो रेखित पेशी होता है, अनैच्छिक होता है, जिसको कि आप अपने इच्छा के अनुसार नहीं ला सकते हैं। जैसे कि अनैच्छिक मतलब कुछ ऐसे भी आपके मसल्स होते हैं जिसको कि आप नहीं हिला सकते हैं। ऐच्छिक मांसपेशी जो कि बोन के साथ जुड़ा हो। ऐच्छिक मांसपेशी में देखिए कौन आता है, जैसे कि आपके मांसपेशी जो होंगे, जैसे कि गुर्दा का मांसपेशी हुआ, अंदर जो पेट के अंदर होंगे, जो कि आपके बस की बात नहीं होता, वे होता अनैच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी आपके हड्डी के साथ जितने भी जुड़े होंगे, जैसे कि हाथ का जो मसल्स होगा वे होता है ऐच्छिक मांसपेशी। और हृदय मांसपेशी, तो जो हृदय बनाता है, हृदय जिससे बना होता है, उसको कार्डियस मसल्स या कहते हैं। और तंत्रिका उत्तक जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, ये होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको एक बार मिटा लेते हैं और इसको एक बार रट लीजिएगा, याद करके समझ के इसको क्या करना है, रट लीजिएगा। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जब जंतु उत्तक आएगा तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। पूछता है कौन सा संयोजी उत्तक है, कौन सा नहीं है। तो एक बार इस सब को आप लोग देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि सभी लोगों को दिखाई दे सके। इसको भी मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका की भित्ति मोटी हो जाती है। बताना है कि दृढ़ उत्तक जो होता है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्ति मोटी हो जाती है लिग्निन के कारण, पैक्टिन के कारण, क्यूटिल के कारण, सुब्रीन के कारण। बताइए 19 का आंसर क्या होगा?
किसके जमाव के कारण मोटा हो जाता है? किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी हो जाती है? आंसर कीजिए जल्दी से 19 का। अगर 19 नंबर की आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो लिग्निन होता है ओवे होता है उसके ऊतक क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। लिग्निन के कारण जो होते हैं उसका कोशिका मोटी हो जाती है। अगले, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूर्ण रूप क्या होता है? तेजी से मत चलो, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर या मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। बताइए क्या होगा? 20 का आंसर कीजिए सभी लोग। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि डीएनए का पूर्ण रूप होता है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपको बताना है कि कौन सा जानवर में नेत्र बहुत ही साधारण होता है, वास्तविक में रोशनी की पहचानने वाला केवल नेत्र बिंदु होता है? फीताकृमि में, राउंडवर्म में, प्लेनेरिया में या एस्केरिसिस में? बताइए कि कौन से जानवर है जिसमें नेत्र बहुत ही साधारण होता है? आंसर कीजिए जल्दी से, आंसर कीजिए जल्दी से कि कौन है जिसमें जो होता है बहुत साधारण होता है। तो आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए आंसर कीजिए, फीताकृमि, प्लेनेरिया, राउंडवर्म या एस्केरिसिस। तो चलिए अगर आंसर की बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा प्लेनेरिया। देख लीजिएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको नेत्र दिखाई दे रहा। ये है फीताकृमि, ये है फीताकृमि और ये है प्लेनेरिया, ये है प्लेनेरिया। ये है फीताकृमि और यह है प्लेनेरिया, और दो को नीचे दिखाते हैं राउंडवर्म और एस्केरिसिस, और ये होते हैं राउंडवर्म और ये होते हैं एस्केरिसिस, 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 एस्केरिसिस जो है आपको बताना है क्या इसमें आंख दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे एस्केरिसिस भी नहीं होगा। राउंडवर्म में कहीं आपको आंख दिखाई दे रहा है? नहीं होगा। और आपको क्या फीताकृमि में कहीं आंख दिखाई दे रहा है आंख के जैसा? तो नहीं, इसमें भी नहीं होगा। तो कहेंगे इस भी नहीं होगा। जबकि आपको प्लेनेरिया में यहाँ पे आपको आंख की तरह दिखाई दे रहा है, और यही आपसे पूछा है कि कौन है, तो आपको बताना था कि साधारण निम्नलिखित में से कौन जानवर नेत्र बहुत ही साधारण होता है, वास्तविक में या रोशनी के पहचानने वाला केवल नेत्र बिंदु है? तो कहेंगे कि नेत्र बिंदु किसमें होता है? तो प्लेनेरिया में होता है, जबकि फीताकृमि, राउंडवर्म, एस्केरिसिस में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर की ओर आते हैं। कौन सा चूर्ण प्रवर मोलस्का संघ का मतलब के संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन है जो मोलस्का संघ से संबंधित नहीं रखता है। घोंघा, एंटीडोना, ऑक्टोपस या कैटेना? कौन होता है जो नहीं होता है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा चूर्ण प्रवर मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? आंसर कीजिए घोंघा। घोंघा को ही पाइला शायद कहा जाता है, घोंघा को ही पाइला कहा जाता है। ऑक्टोपस, एंटीडोना, कैटोना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोना नहीं होता है। मोलस्का संघ के जो जंतु है उसको दिखा देते हैं एक बार, देखिए। ये होता है पाइला। क्या होता है? पाइला, जिसको घोंघा बोला जाता है। पाइला, हेलिक्सा, हेलिक्स, हेलिक्स, लिमिक्स, और देखिए यह क्या है? ऑक्टोपस, यह सिपिया जिसे कहा जाता है, यूनिको, और यह क्या है? काइटोना। तो आपके ऑप्शन में क्या था? ऑक्टोपस था, काइटोना था और पाइला था। एक जो नहीं दिखाई दे रहा था वे कौन था? तो आपको यह सारे के सारे जो है क्या है, किस संघ के? मोलस्का संघ के। मोलस्का संघ में कौन आते हैं? तो पाइला, घोंघा,
ये सारे के क्या हैं, पाइला, घोंघा, ऑक्टोपस, सीपिया, सिपी और यह जो काइटोन है, ये सारे के सारे क्या हैं, यह सभी के सभी मोलस्का संघ के जंतु हैं। तो आपसे पूछा कि कौन इस मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, तो पाइला हैबे किया है, पाइला है, पाइला या घोंघा है, ऑक्टोपस भी है और कैटन भी है, जबकि एंटीडोना नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर की ओर आते हैं कि ऑक्सीजन के मदद से होता है यह ग्लूकोज CO2 को O2 में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है, अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन या फेफड़े। बताइए क्या कहते हैं उसको। आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से। आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए, अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो आंसर होगा ऑक्सी श्वसन, क्योंकि यह आपके ऑक्सीजन के मदद से हो रहा है। तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता तो कहेंगे कि ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता यानी कि नहीं होता तब होता अनऑक्सी श्वसन, जबकि ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सी श्वसन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु के निर्माण में होता है, आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। आप बताइए कि शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, मूत्रवाहिनी में, वृषण में, अंडकोश थैली में या प्रोस्टेट ग्रंथि में। आंसर कीजिए कि शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। सभी लोग आंसर कर दिए कि शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। चलिए, अगर शुक्राणु के निर्माण की अगर बात कहा जाए तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वे होता है वृषण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इसका भी क्वेश्चन, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना है। तो ये देख लीजिए, ये क्या है, नर जनन अंग है। क्या है, जनन अंग है। मतलब कि यह जो है मेल जो हैं, जो नर होते हैं उनके जनन अंग है। मतलब कि जो जनन में, जनन की क्रिया होने में जो भाग लेते हैं उसका क्या होता है, यह अंग है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ग्रंथि आपका जनन अंग से है, तो आप निम्न से छांटने देता है, बताइए कि नर जनन अंग निम्न में से कौन है। तो आपको याद रखना होता है, देखिए क्या होता है। ये हो गया वृषण, और जो यह कोष की तरह दिखाई देता है जिसमें वृषण होता है उसको कहते हैं वृषण कोष। यह है वृषण, वृषण जिसमें स्थित होता है उसको कहते हैं वृषण कोष। और वृषण कोष के जो ऊपर होता है, जो यहाँ से दिखाई देता है, वृषण कोष के जो ऊपर होता है यह होता है अधिवृषण, अधिवृषण। यह क्या है, वृषण, जिसमें वृषण होता है उसको वृषण कोष, और यह जो दिखाई दे रहा है यह है अधिवृषण। सबसे क्वेश्चन पूछता है कि वृषण किस में पाया जाता है, तो नर में, यानी कि जो नर जननांग है। वृषण कैसा जननांग है, तो नर जननांग है। वृषण कोष, अधिवृषण हो गया। उसके बाद यह है शुक्रवाहिनी, जिससे शुक्राशय जाता है। फिर होता है, यह होता है मूत्रनलिका, जो कि यह मूत्राशय, यहीं पे मूत्र जमा होता है। और मूत्राशय, मूत्रनलिका, यह है मूत्रनलिका, जो कि मूत्रनलिका से मूत्राशय जमा होता है, और यह मूत्राशय से जो है मूत्रवाहिनी से जाता है। यह है शुक्राशय, यह क्या है, शुक्राशय है। और यह क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसके बाद सीसन, और यह क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नर जनन अंग है। तो आपको याद रखना होता है, क्योंकि निम्न में से छांटने के लिए दे देता है कि कौन से नर जननांग है, और यही सारे के सारे, इसमें से कोई ऑप्शंस 3 दे देगा या 1 दे देगा, छांटने के लिए देता है। तो याद रखेंगे, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्र, जो मूत्राशय तो जनन अंग नहीं है, यह कहेंगे, यह जनन अंग में भाग नहीं लेता है, इसलिए मूत्राशय को जनन अंग नहीं कहेंगे, बशर्ते इसमें ही जुड़ा रहता है। प्रोस्टेट ग्रंथि, सीसन, मूत्र मार्ग, ये सारे के सारे क्या है, अंग के रूप में कार्य करते हैं। देखिए अब बनने की क्रिया कैसे होता है, यह कार्य कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि फिर इससे क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या कर सके, बना सके। जो नर जनन अंग है, देखिए काम क्या क्या, जो वृषण होता है, क्या होता है, जो वृषण होता है, वृषण में
जो वृषण होता है, वृषण में शुक्रजन नलिकाएं पाए जाता है। वृषण में शुक्रजन नलिकाएं पाई जाता है जो सेमनीफेरस ट्यूब का बना होता है। वृषण में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। यह जो वृषण है इसमें शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। और यह शुक्रजनन नलिकाएं क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। अब शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर शुक्रजन नलिकाएं में होती है और बनने के बाद वह जो होता है यह आ जाता है अधिवृषण में। कौन से कैसे? तो वृषण के शुक्रजन नलिकाएं से शुक्राणु बन के फिर आ जाता है आपका यहाँ अधिवृषण में, क्योंकि यह क्या है? अधिवृषण है। अब अधिवृषण में शुक्रजन नलिकाएं, वृषण सिर्फ आपका क्या करता है? शुक्राणु बनाता है और बनाने के बाद यह आपके आ जाता है अधिवृषण में। अब अधिवृषण का कार्य क्या है? आपके शुक्राणुओं को संग्रह करना। वृषण का कार्य है आपके शुक्राणुओं को संग्रह करके परिपक्वता लाना, ताकि यह क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए। तो अधिवृषण का कार्य है आपके शुक्राणु को संग्रह करना और उसके परिपक्व होने में तथा सक्रिय निषेचन होने के लिए इसको तैयार करना, ताकि यह सक्रिय निषेचन हो जाए। तो बनाने के बाद आपका स्टोर जो है शुक्राणु जो होता है, शुक्रजन नलिका में जो शुक्राणु बनते हैं उसको स्टोर के रूप में रखता है कौन? तो अधिवृषण। जब यह अधिवृषण परिपक्व हो जाता है, जब यह अधिवृषण परिपक्व हो जाता है तो शुक्रवाहिनी के मदद से आगे की ओर बढ़ता है। यह आपका शुक्रवाहिनी दिखाई दे रहा है, तो यह शुक्रवाहिनी के माध्यम से आता है। क्या आता है? यह शुक्रवाहिनी के माध्यम से आता है। एक सेकेंड, अरे यार, वृषण में शुक्रजन नलिका शुक्राणु का निर्माण किया, शुक्राणु निर्माण करके अधिवृषण में भेज दिया, अधिवृषण में परिपक्व और सक्रियता प्रदान की गई। जब परिपक्व और सक्रियता हो गई, निषेचन के योग हो गया, तो यह जो होता है शुक्रवाहिनी के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। जब शुक्रवाहिनी आगे की ओर बढ़ता है तो एक शुक्रवाहिनी में यहाँ पर एक शुक्राशय द्रव आके निकलता है। अब शुक्राशय द्रव जो होता है आपके शुक्राणु में, कौन? जो आपके शुक्राणु हैं, जो शुक्राणु हैं इसमें आके क्या मिल जाते हैं? तो शुक्राशय द्रव। क्या मिलते हैं? तो शुक्राशय द्रव मिल जाते हैं। शुक्राशय द्रव का कार्य क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यह शुक्राशय द्रव मिलते हैं। शुक्राशय द्रव जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होता है? एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, या प्रोस्टेट ग्रंथि को ही काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। अब क्या होता है कि काउपर ग्रंथि से भी एक द्रव निकलता है, जैसे कि शुक्राशय से एक द्रव निकलता है और काउपर ग्रंथि से भी एक द्रव निकलता है। तो शुक्राणु में मिल गया शुक्राशय द्रव, और फिर यहाँ जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो काउपर ग्रंथि है, वहां से भी क्या होता? एक मिलता है काउपर ग्रंथि। ठीक है, तो पूरा स्तर द्रव जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड, पूरा स्तर, यार एक सेकेंड थोड़ा गलती हो रहा है। प्रोस्टेट ग्रंथि को ना, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरा स्तर द्रव भी कहा जाता है। इसको पूरा स्तर द्रव कहा जाता है, पूरा स्तर द्रव कहा जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा एक और आके जुड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं पूरा स्तर द्रव को ही हम बोलते हैं, जबकि एक और आके मिलता है, यह होता है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि। तो यहाँ है, देखिए यह है शुक्राशय, यह है प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे पूरा स्तर कहा जाता है, और यह होता है काउपर ग्रंथि और यहाँ से निकल के आता है। तो जब शुक्राणु का निर्माण वृषण से होकर अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिका में आता है, तो उसमें पहले आके शुक्राशय द्रव के बाद आके प्रोस्टेट ग्रंथि से पूरा स्तर द्रव, और उसके बाद काउपर ग्रंथि से एक द्रव स्रावित होता है। इन सारे को मिलाकर, क्योंकि अब कभी ये पूछता है ना कि सीमेन क्या होता है? सीमेन क्या होता है? तो कहते हैं कि शुक्राणु, शुक्राशय द्रव और जो पूरा स्तर द्रव होता है, क्या होता है? जो पूरा स्तर द्रव होता है,
पूरा अस्तर जो द्रव होता है, इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वे सीमेन बनता है। काउपर ग्रंथि क्या होता है? आप देखिए अलग अलग कार्य ये सब बन गए। तो आपसे कभी कभी पूछता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, जो पूरा अस्तर द्रव होता है, इसी के कारण से पूरा अस्तर द्रव या प्रोस्टेट ग्रंथि से जो द्रव निकला है, इसी के कारण से जो वीर्य होता है उसमें एक विशेष प्रकार के गंध होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि वीर्य में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, वो किसके कारण? तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि के जो पूरा अस्तर द्रव होते हैं उसके कारण एक वीर्य गंध होता है। जबकि काउपर ग्रंथि से जो एक द्रव स्रावित करता है, यह आपके काउपर ग्रंथि जो होता है यह क्षारीय द्रव स्रावित करता है। कैसे द्रव स्रावित करते हैं? क्षारीय द्रव स्रावित करता है, क्योंकि जब क्षारीय द्रव स्रावित करता है तो आपके अम्लीयता को जब निषेचन के दौरान, जब निषेचन होता है मैथुन के दौरान, जो योनि की अम्लीयता है उसकी अम्लीयता को खत्म करने के लिए जो काउपर ग्रंथि होता है क्षारीय द्रव स्रावित करता है, जिससे कि हमारी जो शुक्राणु है सही रूप से बचा रहे। तो काउपर ग्रंथि क्षारीय द्रव, जबकि पूरा अस्तर द्रव जो होता है वह पूरी जो होता है उसके कारण गंध होता है। ये सारे के सारे क्या थे? क्वेश्चन थे। तो ये क्या है? इनसे बनते हैं, यह थे जनन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा क्या था सर? तो आपसे पूछा था कि बताइए शुक्राणु का निर्माण क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। अंडकोश थैली आप में नहीं होता है, यह मादा जनन अंग की भाग है। प्रोस्टेट ग्रंथि को ही क्या पूरा अस्तर द्रव भी कहा गया है, पूरा अस्तर द्रव कहा गया है, और यहीं से एक द्रव स्रावित होता है। इसी द्रव के कारण वीर्य में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, और पूरा अस्तर द्रव के कारण ही जो आपके वीर्य में उत्तेजना होता है वह होता है पूरा अस्तर ग्रंथि के कारण ही। मूत्रवाहिनी, जिससे कि मूत्राशय आता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, वसा युक्त अम्लों में या अमीनो अम्ल में। तो बताइए कि कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं? इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो ये क्या थे? 25 क्वेश्चन थे। और जल्द ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे के ग्रुप डी का जो आने वाला जीके जीएस, इसका भी सेट लेकर आने वाले हैं सुबह में 8 बजे। तो उसका भी आप लोग जल्द ही 2-4 रोज में इसका भी आ जाएगा सुबह में। तो आप लोग से भी उसमें भी जुड़िए। उसमें क्या होता है? करंट होगा, जीके होगा, जीएस होगा, तो वो सारे के सारे भी ग्रुप डी से ही होंगे। तो उसमें भी आप लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा। 2-4 दिन के बाद बता दिया जाएगा कि कब से यह क्लास आने वाला है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे? आज के क्वेश्चन थे। तो आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डिस्कशंस हो गया, क्योंकि आज क्वेश्चन ही कुछ अच्छे किस्म के थे और डिस्कशन करने लायक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना आप लोगों ने सही किया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना करेंगे कि मेरा इतना सही हुआ है, 25 आउट ऑफ 25 में कितना सही। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आज आंसर करेंगे। तो इसी के साथ डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ गुड नाइट, बाय, टेक केयर।